हाल ही में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है, जिसके चेयरपर्सन थे के कस्तूरी रंगन, जो 9 वर्ष तक इसरो के चेयरमैन थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसके चेयरमैन थे। और इसमें बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, विद्यालयी शिक्षा से लेके विश्वविद्यालयी शिक्षा तक, और साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा से, टीचर एजुकेशन से लेके बड़े बदलाव। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन पे। इस एजुकेशन में जो बड़े बदलाव हुए हैं, वो बड़े बदलाव सभी को जानना बेहद जरूरी है। विद्यालय स्कूल के स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, पेरेंट्स को जानना जरूरी है, टीचर्स को जानना जरूरी है, और जो भावी टीचर्स हैं, जो आने वाले समय में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद इंपॉर्टेंट है। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो बड़ा बदलाव हुआ है, एक बड़ा बदलाव हम जो देखते हैं, जो चेंज हुआ है बड़ा, हमारा फॉर्मेट चेंज हुआ है। स्कूल का जो अभी तक हम फॉर्मेट कहते थे विद्यालय शिक्षा का 10+2 फॉर्मेट को अब नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। जब से केंद्र सरकार इसे लागू करती है, राज्य सरकार इसे लागू करती है, अब जो फॉर्मेट होगा, ध्यान रखें, वो फॉर्मेट होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट होगा। ध्यान रखें, ये फॉर्मेट जानना बेहद जरूरी है। भले ये कहने में तो उतना ही है, 10+2 इसमें भी इंक्लूड है, लेकिन ये तोड़ा गया है, और किस आधार पे तोड़ा गया उसको थोड़ा समझिएगा, बेहद जरूरी है। देखिए, इसमें जो 5 साल हैं, 5 ईयर्स हैं, ध्यान रखें, उन पहले 5 सालों को तोड़ा गया है 3 ईयर शुरू के, जो 3 से 6 साल की आयु में होगा प्री स्कूल में, आंगनबाड़ी में। ये तो पहले से था, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप से शिक्षा में शामिल किया गया है। ध्यान रखें, अभी तक जो आंगनबाड़ी था, ये बाल वाटिका था, ये महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित किए जाते थे। अब इनका संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप कहें कि विद्यालय शिक्षा में सब चीज तो पहले से था, लेकिन सरकारी एजुकेशन में अभी तक जो आंगनबाड़ी थे, उन पर शिक्षा विभाग नहीं शामिल था। उसमें सिर्फ महिलाओं की आयु वर्ग के बच्चे जो हैं वो 3 साल आंगनबाड़ी में रहेंगे, ठीक है, प्री स्कूल जिसे कहते हैं, आंगनबाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिका। और इसी के बाद इस 5 साल का जो इंटरवल है, इसमें कक्षा 1 और 2 को भी जोड़ा गया है, ठीक है, कक्षा 1 और 2 को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार ये 3 साल और 2 साल 5 साल का होता है, और जिसे कहा गया है फाउंडेशन कहा गया है, फाउंडेशनल कोर्स, आधारशिला, ठीक है ना। फाउंडेशनल आधारशिला रखने के लिए जो ये कोर्स जो डिजाइन किया गया है, अब वो इस प्रकार का होगा, ठीक है, 6 to 8 ईयर तक, कक्षा 1-2। अभी तक भी यही होता था, लेकिन अब इसको 5 साल को एक साथ कर दिया गया है कि इसके लिए अलग सा एक कैरिकुलम, एक पाठ्यक्रम, एक पाठ्यचर्या डिजाइन की जाएगी। और वो पाठ्यचर्या क्या होगी, वो बस्ते के बोझ से परे होगी, रटंती ज्ञान से परे होगी, और वो खेल आधारित होगी, एक्टिविटी, खेल, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगी बच्चों के लिए, ठीक है ना। यानी बस्ते का बोझ बिल्कुल कम कर दिया, और लर्निंग बाय डूइंग अब असल में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद 3 इयर्स का जो है वो कक्षा 3, 4, 5, 3rd, 4th और 5th, ठीक है ना, ये 3 कक्षाएं इस 3 साल में काउंट किया। और जो एज है वो 8 से 11 साल की है, और इसे प्रिपरेटरी का नाम दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो ये इस पर भी कार्य किया। अब स्कूल की मेन जो शिक्षा स्टार्ट होगी वो कक्षा 3 से शुरू होगी, ये समझने की जरूरत है, ठीक। इसके बाद मिडिल की जहां तक बात की गई है, ये जो 3 वर्ष है मिडिल के, और ये कक्षा 6 से 8, जिसे अभी तक जूनियर कहते थे, ठीक है ना। तो मिडिल का जो है वो 6 to 8 कक्षा होगी, 3 साल का होगा, ठीक है, एज होगी 11 से 14, ठीक। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, ध्यान रखें। इस शिक्षा में अभी तक किताबी ज्ञान पर आधारित थी, वोकेशनल कोर्स भी जोड़े गए, अर्थात ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बच्चों को विजिट करवाया जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकल वोकेशनल नॉलेज, जैसे कारपेंटर का नॉलेज, इलेक्ट्रिकल नॉलेज, या जो उसके आसपास जो भी चीज होगी, हस्तशिल्प का उसे बताया जाएगा, और इसके लिए विशेष समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा, इसमें ही रहेगा, ठीक है ना, पाठ्यक्रम में का ही हिस्सा रहेगा उसमें, ताकि बच्चे अपने
जिसपे जो स्किल है, जो बच्चा जिसमें अच्छा है वो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में अपने को रोजगार, आत्मनिर्भर बना पाए। असल में उद्देश्य ये है, ठीक है ना। तो वोकेशनल कोर्स यहाँ से जोड़े जाएंगे और उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना जाए। अभी तक क्या था, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में थी, लेकिन अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसको गांधी जी ने भी डिफाइन किया था कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है, 10वीं प्लस 12वीं तक बच्चा बुद्धू बन के रह जाता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ किताबों पर निर्भर रहता है, ना तो कुछ स्किल डेवलप हो पाती है उसके अंदर, और बाद में वो 12 पास करने के बाद फिर वो रोजगार की तलाश में निकलता है या किसी कंपटीशन की तैयारी करता है। तो पहले से जिसका जो स्किल होगा वो पहले से यहां सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 4 ईयर 9, 10th, 11th, 12th, ध्यान रखें 9, 10th, 11th, 12th यहां भी बड़े बदलाव किए गए। पहले का जो सिस्टम था उसमें बिल्कुल बदलाव किए गए। 9 to 12 एज होगी 14 से 18, इसे कहेंगे सेकेंडरी। अब इसे कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है ना, माध्यमिक, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस प्रकार का ये व्यवस्था की गई है और इसे कहा गया है 5+3+3+4। ध्यान रखें। तो अब 10+2 फॉर्मेट हटा दिया। 10+2 फॉर्मेट क्या था, कक्षा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और फिर कक्षा 11वीं और 12वीं, ठीक है। ये 10+2 फॉर्मेट था पहले का। लेकिन अब क्या है, अब 5+3+3+4 यानी बच्चे के प्री स्कूल से लेके उसके 12वीं तक का पूरा एजुकेशन का इसमें प्रोविजन किया गया है, बात रखी गई है, ठीक है ना। काफी सारे बदलाव किए गए हैं। अब ध्यान रखें इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन जिसपे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। बल क्यों दिया गया है, इसमें कार्य क्यों किया गया है, क्यों इसमें जरूरत पड़ी, क्योंकि जो आंगनबाड़ी है 3 इयर्स, ये कहा गया है रिपोर्ट में, और ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि जो बच्चे का ब्रेन है वो 0 से 6 वर्ष तक क्या होता है, 85% विकसित होता है। ध्यान रखें, यानी जिस बच्चे का ब्रेन 6 वर्ष तक स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे चलता रहेगा, 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसको भुनाने के लिए, इस जो पॉइंट को, इसको एक्वायर करने के लिए इस पर बल दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखें 85% जो ब्रेन विकसित हो जाता है, मन विकसित हो जाता है, वो 0 से 6 वर्ष में हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, ECC आप देख रहे होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रश्न भी इनसे बनते हैं। ECC क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ध्यान रखें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ध्यान रखें, केयर एजुकेशन। यानी बच्चा जब कक्षा 1 में जाएगा, और कक्षा, अब तो खैर कक्षा 2 तक की बात की गई है, और इस विशेषकर जो आंगनबाड़ीज है, बाल बाटिका है, प्री स्कूल है, उसके लिए डिजाइन किया जाएगा। और ये डिजाइन अभी तक तो कोई डिजाइन नहीं कर रहा था सरकार की तरफ से। अब इसके लिए जो डिजाइन किया जाएगा वो NCERT द्वारा डिजाइन किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर SCERT होता है, SCERT द्वारा डिजाइन किया जाएगा, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, NCERT और SCERT की, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब ये यहां पर इसके लिए कोर्स डिजाइन करेंगे, कैरिकुलम डिजाइन करेंगे, और ध्यान रखें कैरिकुलम किस पर आधारित होगा, प्ले वे में, लर्निंग बाय डूइंग पे। यहां पर कोई भी रटंती ज्ञान या कोई भी अन्य तरीके से बोझ रहित ज्ञान होगा, है ना, बर्डन नहीं पड़ना चाहिए बच्चों पे, तो वो ज्ञान इसमें प्रोवाइड किया जाएगा NCE और SCERT। इसके लिए क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21। ध्यान रखें NCFSE की किया जाएगा NCERT के द्वारा, और ये NCFE क्या होगी, ये कैरिकुलम डिजाइन करेगा पूरे सिस्टम के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, क्योंकि प्री स्कूल से लेके 12वीं तक बड़े बदलाव हुए, ये देखने की बात है। साथ ही साथ अब क्या होगा, हमने बात की थी ना, कक्षा 6 से 8 तक वोकेशनल को भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन किस जरिए, फन कोर्स के जरिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जिक्र किया गया है, कक्षा 6 से 8 तक फन कोर्स होंगे। इसमें क्या होगा, ध्यान रखें 10 दिन बच्चों को, ये हर सत्र में होगा, 10 दिन बच्चों को विजिट पे ले जाया जाएगा, उनके वोकेशनल स्किल को बढ़ाने के लिए
कारपेंटर की जहाँ पे कारपेंटर का कार्य होता है, इलेक्ट्रिकल कार्य होता होगा, या प्लम्बरिंग का जो कार्य होता होगा, या जो हस्तशिल्प का कार्य होता होगा, या किसी पार्क में ले जाया जाएगा उन्हें जहाँ पर नेचुरल वो चीजें समझ पाए, ठीक है ना, तो किसी सोशल प्लेस पे ले जाए, तो ये सभी फन कोर्स के अंतर्गत। और ये 10 डेज का ये बिल्कुल जरूरी है, 10 दिन जरूर ले जाना है बच्चे को। तो 6 to 8 के बच्चे समझ लें, उनके पेरेंट्स समझ लें कि अब उनको फन कोर्स के जरिए यानी आनंददायक तरीके से पढ़ाया जाएगा और आनंद है। साथ ही साथ जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स को ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन मोड में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जो ऑनलाइन चाहते हैं, जो बच्चे स्कूल किसी कारण से नहीं जाना पा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड, ध्यान रखें, जो रिपोर्ट कार्ड होगा बच्चे का वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होगा। आप समझ गए होंगे आप, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल, MD क्या मतलब हुआ इसका? जो हम कहते हैं ना बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, वो इसमें दिखेगा। अभी तक सिर्फ किताबी विकास दिखता था कि आपने रट्टा हमारा पेपर दिया और जो मार्क्स आए उसी के आधार पे आपको जज करते थे। लेकिन अब क्या होगा, आपका मल्टी डायमेंशनल, आपकी स्किल इसमें आएगी, आपका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी इसमें। माना कोई बच्चा गाने में बहुत अच्छा है तो वो उसका स्किल हो गया, तो उस स्किल को क्या होगा उसमें भी शामिल किया जाएगा, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, जो मल्टी डायमेंशन होगा, ठीक है ना। कोई खेल कूद में अच्छा है तो अभी तक खेल कूद को खेल कूद के जरिए से देखा जाता था, लेकिन अब उसको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। ये सब कैरिकुलम का हिस्सा है, आप ध्यान रखें। 360 डिग्री बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी होगी, कोई बच्चे लिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं लेकिन अन्य एक्टिविटीज में स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी वोकेशनल कोर्स के साथ साथ बच्चे का एजुकेशनली, वोकेशनली और ऑल अराउंड डेवलपमेंट 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके किया जाएगा। ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है अब उसमें 2 प्रकार से होगा, ध्यान रखें। एक तो मेन एग्जाम होगा, बोर्ड के मेन एग्जाम होते हैं, अभी तक 10th 12th का बोर्ड होता है ना, ये तो जारी रहेगा बोर्ड, लेकिन मेन एग्जाम के साथ साथ अब क्या होगा, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर एक तो मेन एग्जाम होगा और एक इम्प्रूवमेंट का भी चांस मिलेगा। जिन बच्चों को लगता है कि हमारे जो मार्क्स हैं या हमारे किसी कारण से किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं, तो उन्हें सुधार का मौका मिलेगा, इंप्रूवमेंट, और ये जल्द ही होगा, ऐसा नहीं कि ये बड़े डिले से होगा, ठीक है ना। तो मेन एग्जाम के कुछ समय बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम भी हो जाएगा ताकि वो अगले समय में प्रवेश ले पाए। साथ ही साथ अब सेमेस्टर सिस्टम पर बल दिया गया है स्कूल एजुकेशन में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बच्चे हैं वो हाफ ईयरली जो एग्जाम होता है, जैसे 10th का बच्चा है और 12th के बच्चे हैं, तो जो उनके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उनको वो हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि बोर्ड पे ही हम ध्यान रखें। उससे क्या होता है, कुछ बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है कि जो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने वाले हैं या निरंतर पढ़ने वाले हैं, उनके लिए दिक्कत होती है साल भर का। तो अब 6-6 महीने का सेमेस्टर, 6th मंथ का जो एक सेमेस्टर, जो सेमेस्टर की बात की गई है, सेमेस्टर की बात इसमें की गई है, ये सेमेस्टर होगा और सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा और दोनों के मार्क्स जोड़ेंगे। अब ध्यान रहे, अब स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बच्चा भी पढ़ेगा, स्कूल भी कार्य करेगा, है ना। तो सेमेस्टर सिस्टम और पढ़ाई भी चलती रहेगी। अभी तक क्या होता कि 6 महीने बिल्कुल ऐसे ही चले जाते थे, बच्चा 6 महीने बाद बिल्कुल बोर्ड के लिए तैयार होता था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात की गई है, नेशनल असेसमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा जो असेसमेंट करेगा और जिसमें स्टेट असेसमेंट सर्वे को भी शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो होता था उसके आधार पे एक हर विद्यालय का असेसमेंट किया जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा MHRD द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक व्यवस्था की गई है, परख, ध्यान रखें ये काफी महत्वपूर्ण भी है। और ये परख है क्या, PARAKH, ये परख है क्या, परफॉर्मेंस, ध्यान रखें, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ध्यान रखें, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये है परख का फुल फॉर्म, ध्यान रखें, परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये अब परख के द्वारा किया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई है और नेशनल असेसमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसमें हर विद्यालय का असेसमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगी, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी 12वीं के बाद, और वो वर्ष में 2 बार करेगी। ध्यान रखें, वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अब मल्टीलिंग्वलिज्म यानी बहुभाषिकता से मतलब मल्टीलिंग्वलिज्म से मतलब है कि बच्चे को एक से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक भाषा से विकास संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं जाननी चाहिए। पहले स्तर पर अपनी लोकल लैंग्वेज, फिर एक नेशनल लैंग्वेज और फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो उसका विकास किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है उससे भी आगे बढ़ के कक्षा 5 तक, ग्रेड 5 तक, यानी कक्षा 5 तक क्या होगा कि जो मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात होम लैंग्वेज जो बच्चा घर में बोलता हो, मदर टंग मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज और या रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, इन भाषाओं में क्या किया, इनमें से किसी एक भाषा में क्या किया जाएगा, उस विद्यालय के लिए, उस क्षेत्र के लिए कैरिकुलम डिजाइन किया जाएगा और इसी भाषा में पढ़ाया जाएगा कक्षा 5 तक। और यदि संभव है, यदि किया जा सकता है तो ग्रेड 8 तक। ध्यान रखें, तो 8वीं कक्षा तक क्या करना है, कक्षा 5वीं तक तो होगा ही होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को छूट थी, वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर लेते थे, इंग्लिश मीडियम। अब यहां पे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को, सरकारी और निजी स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, सभी को यहां पर होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में कक्षा 5 तक पढ़ाना ही होगा, अन्यथा वो वायलेशन होगा। और इसका जो ध्यान रखें, ECCE है, अर्ली केयर चाइल्ड एजुकेशन है, और इसके बाद जो कक्षा 5 है और कक्षा 8 तक है, ये सारा कोर्स जो डिजाइन होगा वो NCERT के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर होगा और राज्य स्तर पर जो होगा वो SCERT के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, तो काफी महत्वपूर्ण। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, अब क्या हो गया है, जो ECCE है, ध्यान रखें, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है, अभी तक इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको चलाता था, आंगनबाड़ियों को, यानी कक्षा 3 साल का जो होता है, कक्षा प्री प्राइमरी जिसे आंगनबाड़ी कहते हैं। अब ECCE कौन चलाएगा, ECCE में जुड़े मंत्रालय, ध्यान रखें, MHRD, साथ ही साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही साथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर, इतने मिनिस्ट्री अब इसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगी, प्रतिभाग करेंगी ECCE में। ठीक है ना, इसके आधार पे ही इसका जो कैरिकुलम है वो डिजाइन भी किया जाएगा। और ये कैरिकुलम जो डिजाइन होगा स्कूल एजुकेशन के लिए NCFSE 2020-21। ठीक है, तो अब अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में MHRD जो मानव संसाधन मंत्रालय है, हेल्थ एंड फैमिली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और जनजातीय मंत्रालय है, जो मामलों के मंत्रालय है, ये इसमें प्रत्यक्ष रूप से इनका रोल रहेगा। इसमें अभी तक ज्यादा तौर पर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास के अंतर आंगनबाड़ियां कार्य करती थी या बाल वाटिका कार्य करती थी। तो अब ये महत्वपूर्ण है, तो पूरा कोर्स डिजाइन होगा, सबके लिए कोर्स डिजाइन होगा। तो बड़े बदलाव हैं, ये काफी बड़े बदलाव हैं जो एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त बनाते हैं। ठीक है ना, और जिससे व्यापक बदलाव की गुंजाइश है। अब इनके क्रियान्वयन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे को लेके बड़े संदेह है। इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? देखिए, इसमें कोई भविष्यवाणी करनी बेवकूफाना बात है। वो इसलिए बेवकूफाना बात है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज पहली बार तो आई नहीं है, आजादी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। अब उन शिक्षा नीतियों में से सरकारों को जो सुविधानुसार लगा वो उन्होंने लागू किया,
और जिनमें उन्हें दिक्कत हुई उसे लागू करने में उन्हें चुनौतियां आई। तो साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो 6% जीडीपी को शामिल करने की बात की गई है कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, जो तकरीबन अभी 2-2.5% से थोड़ा ज्यादा ही है, 2.5% के आसपास है। तो ये बड़ा चुनौती भरा है कि ये एक ड्रास्टिक चेंज, ये रैपिड इतना जल्दी कैसे होगा कि आप 2.5% से 6% पे पहुंच जाओगे। तो नीति का क्रियान्वयन निर्भर करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर। नीतियां आती रही हैं, नीति कानून नहीं होता है, एक बात समझने की जरूरत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षेत्रीय के अनुसार उसे फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। साथ ही साथ जो मल्टीलिंगुअलिज्म की हम बात कर रहे थे, तो मल्टीलिंगुअलिज्म में हमने बात कर ली फॉरेन लैंग्वेज। अब बच्चे को 11वीं और 12वीं में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज, रशियन, कोरियन, चाइनीज, ठीक है ना, इनमें से फ्रेंच, इन जर्मन, इनमें से कोई एक लैंग्वेज 11th-12th में जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है, ताकि वो बाहरी दुनिया से भी इंटरेक्ट कर पाए, अन्य देशों से भी इंटरेक्ट करने के लायक बन सके। तो ये है पूरी एजुकेशन सिस्टम। पूरी बात है इच्छा शक्ति पे। अगर सिस्टम इसे लागू करने की बात करेगा तो जरूर लागू होगा, लेकिन इच्छा शक्ति की इसे जरूरत है।